Let us begin class 10th Geography NCERT chapter number 1 Resources and Development। काफ़ी आसान चैप्टर है एंड जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं ख़त्म करने का। एक एक लाइन ही रीड करती हूँ मैं अच्छे से, तो शायद टाइम लग सकता है बट 2x पे कर लेना। ओके लेट्स बिगिन। सो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास यानी कि हमारे पास जो भी अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और जो वो जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिएबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। तो ये रिसोर्स की डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर ये एक फिगर दे रखी है, आंसर राइटिंग में इसे हम यूज कर सकते हैं। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। नेचर यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में क्या इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, ह्यूमन बींग्स सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो ये एक नॉर्मल फिगर बना रखी है। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इवॉल्व्स इन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स। यही फिगर इस लाइन को फुलफिल कर देती है कि भाई जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट पे हैं, अब ऐसा तो नहीं है भाई आपके पास अगर आयरन और है तो उसको आप उसका क्या करोगे आप, जब आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको आयरन मशीन्स में कन्वर्ट करने की, तो इसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो ये प्रोसेस है ना, जो चीज़ें आपको इन्वायरमेंट में मिलती है, नेचुरल चीज़ें जो इन्वायरमेंट में मिलती हैं उसको आप प्रोसेस करते हो किसी यूजफुल चीज़ में टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंक्लूड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर में जो चीज़ें हैं और टेक्नोलॉजी जो है और इंस्टीट्यूशन यानी कि इंडस्ट्रीज हो गई इस केस में, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है वो इंटरैक्ट करते हैं नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी, और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या क्या इंटर रिलेटेड है? नेचर इंटर रिलेटेड है, नेचर से हमें रिसोर्सेज मिले, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें उसने किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर हमने उसे कन्वर्ट करा और अपने यूज का बना लिया। तो नेचर में, टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशंस में क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, और ह्यूमंस जो है नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये तो रिसोर्सेज क्या है समझ में आ गया, कैसे उसका यूज होता है डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से लग गया होगा। ठीक है, अब डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? नहीं भाई, रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट लाइन है। रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल अभी बताया ना, आयरन और अगर पड़ा है उसको आप यूज कैसे करोगे जब आपके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको आयरन में कन्वर्ट करने की, और फिर आप आयरन से मशीन्स वगैरह बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है। अगर ये पड़ा ही है भाई, रिसोर्स है कहने को तो ठीक है ना, कभी रिसोर्स बना जब हमने उसमें एक्टिविटीज करी है, कुछ उसको चेंज करा है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो रिसोर्सेज जो है दे आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन बींग्स वो खुद भी रिसोर्सेज है, हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बींग्स खुद में भी रिसोर्स है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो हमें क्या करते हैं, ह्यूमन बींग जो इन्वायरमेंट में मटेरियल अवेलेबल होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं रिसोर्सेज में, फिर उसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ, देखो पहले तो रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज हो गए और ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। अब नेचुरल में रिन्यूएबल हो गए और नॉन रिन्यूएबल हो गए। फिर रिन्यूएबल में कॉन्टिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, फिर बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ, फिर नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल मेटल्स या नॉन रिसाइक्लेबल, फिर ह्यूमंस भी, ह्यूमन रिसोर्स भी तो होता है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेसिकली एक फ्लो चार्ट बना दिया। अगर ये वाला याद ना भी रहे तो सिंपल हम ये चीज ध्यान रख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि भाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस तरह से, बायोटिक और एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिसोर्सेज, रिजर्व्स। ठीक है, अब हम जरा ये करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं बेसिकली।
या तो बायोटिक रिसोर्सेज है या एबायोटिक है। बायोटिक कौन से, जो बायोस्फीयर से मिलेंगे, बेसिकली वो वाले रिसोर्सेज जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं उनमें लाइफ है, जैसे कि फ्लोरा, दैट इज योर प्लांट्स वगैरह, फोना, एनिमल्स वगैरह, फिशरीज, लिवली स्टॉक एक्सेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, ये सब। फिर क्लासिफाई करते हैं रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, कि कितने टाइम तक वो चल सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, उसको आप दोबारा से बना सकते हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। भाई सोलर एनर्जी को आप रीजनरेट कर सकते हो सोलर पैनल लगा के, सन की एनर्जी को आप यूज कर सकते हो बार बार, अगेन एंड अगेन यू कैन यूज इट। ठीक है, अब तो वो रिसोर्सेज जिनको आप रिन्यू कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो बाय फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस से, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी है। ठीक है, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज में, जैसे कि यहाँ पर दे ही रखा है कि रिन्यूएबल को हम कॉन्टिन्यूस में क्लासिफाई कर सकते हैं या फ्लो में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है चीज आपकी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड फ्लो रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखो फ्लो रिसोर्स जो है बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है कि भाई कोई कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज जो है ये वो नेचुरल रिसोर्सेज है, एग्जाम्पल विंड या सोलर एनर्जी हमने इंक्लूड कर लिया, और फ्लो रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, टाइडल एनर्जी वगैरह। समझिए मोटा मोटा डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दे आकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स को देखें तो इनको बनने में, इनको रीजनरेट होने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो है, ओके, तो इसलिए जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इनको हम जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते, तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स एग्जाम्पल हो गए, दे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, जैसे कि मेटल्स हो गए। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल को हम और क्लासिफाई कर सकते हैं रिसाइकल में, और जो दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ठीक है, मेटल्स हो गई आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, और फॉसिल फ्यूल्स हो गए अनरिसाइक्लेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, the classification of resources on the basis of ownership, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मेरा घर है भाई, ठीक है, वो मेरा है, इट्स माइन, तो इंडिविजुअल का है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होते हैं वो क्या हो गए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, जैसे कि हमारा खुद का प्लॉट है, खुद का घर है, हमारी खुद की कोई और प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जैसे कि आपके एरिया में कोई पार्क होगा, वैसा तो नहीं है वो किसी एक इंसान का ही है, नहीं, सारे गांव के लोग, सारे सेक्टर के लोग उस पार्क को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, पूरी की पूरी कम्युनिटी उस रिसोर्स को ऑन करती है। कोई पिकनिक स्पॉट हो गया या कोई प्लेग्राउंड हो गया, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल रिसोर्सेज। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बताती हूँ, जैसे ये लिखा है प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर de facto accessible to the people living there. So what is de facto? De facto का मतलब बेसिकली होता है, एक लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन फैक्ट। ठीक है, या इन रियलिटी, भाई एक सिचुएशन है या कोई कंडीशन है या कोई प्रैक्टिस है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप का मतलब होता है de facto का। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज नेशनल रिसोर्सेज। तो टेक्निकली देखें सारे के सारे रिसोर्सेज तो नेशन के ही हैं, मगर हमारा घर है भाई वो है तो इंडिया में ही ना, तो है तो कहीं ना कहीं इंडिया का, है तो कहीं ना कहीं हमारी नेशन का। तो कंट्री के पास लीगल पावर्स होती है इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा घर पड़ रहा है, यहाँ से रेलवे लाइन जानी है, तो मेरे को डिस्टर्बेंस हो गई, तो वो ये जो प्रॉपर्टी है मेरी थी पहले की, प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी थी, इसको गवर्नमेंट ले लेगी, तो अब ये गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी बन गई, नेशनल रिसोर्स बन गया, और मेरे को फिर इसके बदले में पैसे दे दिए जाएंगे कि आप अपना घर कहीं और बना लो, इस टाइप का कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। ठीक है, so urban development authorities get empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries, oceanic area up to this from the termed as territorial water and resources therein belong to the nation.
सिंपल सी बात है भाई, हमारी कंट्री में जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, जो हमारे इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री में जो लैंड आती है, सारी स्टेट, सारी यूटी, सारे आइलैंड्स, वो हमारे हैं। इवन ये अगर इंडिया है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, तो इंडिया की बाउंड्री से अगर आप इतना हर जगह से इतना इतना जाते हो 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर्स, तो वो जो ये इतना एरिया जितना इस यूनिट में जितना ये पानी कवर हुआ, इसको हम बोलते हैं क्या, टेरिटोरियल वाटर। और इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी किसके होंगे, इंडिया के ही होंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। Oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone belong to the open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. तो यहाँ पे आता है what is exclusive economic zone। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो क्या है, तो इसको हम जरा देखते हैं। तो पहली बात तो इसमें क्या बोला है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के नहीं है, और अगर उस जो इंटरनेशनल रिसोर्स का जो एरिया है वहां से अगर हमें कोई ना कोई मिनरल्स चाहिए या वहां से कुछ भी चाहिए, तो हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। अब 200 नॉटिकल माइल्स, राइट, इसको अगर हम किलोमीटर में निकालें, देखो 12 नॉटिकल माइल्स वाज 22.2, डिवाइड बाय 12 करोगे तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 200 इंटू 200 कर दो, फिर इसको वो आ जाएगा 370.4, because 1 nautical mile is basically 1.852 kilometers. So 200 nautical miles यानी कि 1.852 into 200, that is 370.4 kilometers. तो oceanic resources beyond 370.4 kilometers belong to open ocean. अब पहले तो ये तो हम समझते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये है क्या। ठीक है, तो बेसिकली एक सी एरिया है नियर अ कंट्रीज कोस्ट वेयर दैट कंट्री हैज स्पेशल राइट्स ओवर द यूज ऑफ रिसोर्सेज। It extend up to 200 nautical miles from the country's coastline. ठीक है, ये कोई कंट्री है, अब कंट्री के 12 नॉटिकल माइल तो उसका हिस्सा हुआ, 12 नॉटिकल माइल से आगे जब आप जाओगे 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया आ गया, उसके बियॉन्ड ये जितना भी रीजन है ना, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज काउंट होगा। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज का वो काउंट होगा। ठीक है, इंडियाज अगर हम इंडिया का देखें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो एक्सटेंड्स 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स कोस्ट टू दिस। ठीक है, मतलब ये इंडिया है, तो इंडिया के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक जाओगे, उसके बाद इंडिया इसमें काम नहीं कर सकती। ठीक है, वैसे देखो ये इंडिया है, अब इंडिया के जो 12 नॉटिकल माइल का इतना एरिया है मानो, तो ये तो इंडिया का ही काउंट करा जाएगा। लेकिन इंडिया के आगे भी तो जो 12 से यहाँ 12 नॉटिकल माइल, 212 और 200 नॉटिकल माइल के बीच में जो एरिया है उसमें भी इंडिया काम कर सकता है, लेकिन 200 के बाद इंडिया काम नहीं कर सकता, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज सब इंक्लूड हो जाएगा। तो जो ये कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, ये डिफाइंड है अंडर UNCLOS, ये ध्यान रखिएगा। UNCLOS के अंदर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है आपका डिफाइंड है, इसके अंदर UNCLOS। एंड व्हाट इज UNCLOS? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ठीक है, अब एक ये बॉक्स है डू यू नो का, इसमें क्या है, do you know that India has got right to mine manganese nodules from the bed of Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया भाई, इंडिया का जो ये 200 नॉटिकल माइल के बाद जो इंटरनेशनल रिसोर्स आ जाता है, उसके अंदर जो है इंडिया नहीं कर सकती काम। मतलब ये सब तो क्या है, देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ध्यान से जरा एक बार ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सी, दिस इज इंडिया। इंडिया के कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल यानी कि हर साइड से 22.2 किलोमीटर्स तक अगर आप जाओगे, ये सब इतना जाओगे आप, तो ये वाला जितना भी सारा एरिया है, ठीक है, ये जितना भी सारा एरिया है, ये इंडिया कंसिडर करा जाएगा टेरिटोरियल वाटर्स। क्या कंसिडर करा जाएगा? टेरिटोरियल वाटर।
ठीक है, फिर ये आ गया इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जो एरिया है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके बियॉन्ड एरिया है वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज वाला एरिया। ठीक है, तो जो जहां पर इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं काम कर सकते, लेकिन फिर भी इंडियन ओशन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो इंडिया का है उससे परे जो इंटरनेशनल रिसोर्स है वहां पर भी हमें परमिशन मिली हुई है मैग्नीज नोड्यूल्स को माइन करने की। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ पॉइंट? ये थोड़ा मतलब है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर आप कह सकते हो। What is the difference between exclusive economic zone and territorial waters of a nation and international resources? ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है। तो अगर हम देखते हैं टेरिटोरियल वाटर, तो एरिया ऑफ द सी दैट इज क्लोजेस्ट टू अ कंट्रीज कोस्ट। ठीक है भाई, ये अगर देश है इंडिया, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मुझे भी लगता है, बट ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दोबारा से। भाई स्किप कर सकते हो जिसको समझ में आ गया हो। सो दिस इज इंडिया। इंडिया के कोस्ट से हर साइड से कितना जाओगे? 22.2 किलोमीटर। वो क्या हो गया? टेरिटोरियल वाटर हो गया। ठीक है, तो इस टेरिटोरियल वाटर पे इंडिया की पूरी सॉवरेनिटी है, जैसे कि इंडिया की इंडियन स्टेट्स पे होती है, वैसे ही इन टेरिटोरियल वाटर में हमारा उतना कंट्रोल है। इस पे हम कुछ भी लॉज लगा सकते हैं, फिशिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, और सारी की सारी एक्सरसाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई दूसरी देश की शिप मान लो इसके अंदर आ गई तो उसे इंडिया के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये है टेरिटोरियल वाटर्स। फिर इंडिया की कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जाओगे, इतना, यानी कि इंडिया की कोस्ट लाइन। अब ये 12 वाला सीन हटाओ, टेरिटोरियल वाटर वाला सीन हटा दो। अब हम इस सीन को कर देते हैं रिमूव। ठीक है, टेरिटोरियल कोस्ट लाइन वाला जो सीन है ये हमने रिमूव कर दिया, टेरिटोरियल वाटर्स वाला। अब इंडिया की कोस्ट लाइन से हम जाएंगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 380 किलोमीटर तक जाएंगे। तो जो ये सारा रीजन है इसे कहते हैं हम क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। स्पेशल इकोनॉमिक राइट्स हमारे पास है, बट पूरी सॉवरेनिटी नहीं है। हमारी कंट्री इस एरिया में क्या कर सकती है? एक्सप्लोर कर सकती है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, जैसे फिश, ऑयल, गैस, बाकी कंट्रीज में से पास कर सकती है। ठीक है, जैसे इंडिया जो है इट कैन ड्रिल फॉर ऑयल। जो ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया का, उसमें हम ऑयल के लिए ड्रिल कर सकते हैं, बट हम फॉरेन शिप्स को क्रॉस करें वो इस एरिया से उसको मना नहीं कर सकते। यहाँ तो हम फिर भी मना कर सकते थे टेरिटोरियल वाटर्स है, बट यहाँ मना नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो ये 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया है, इसके बियॉन्ड जो एरिया है वो किसी भी देश का नहीं है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, इसको हम हाई सीज बोलते हैं, या हम उसको बोल देते हैं ओपन ओशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। फिर नेक्स्ट, तो इस जो ये इंटरनेशनल रिसोर्स है ना, यहाँ पे इंडिया को परमिशन गिवन है मैग्नीज नोड्यूल्स को माइन करने की। अब नेक्स्ट, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज। पहले देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, एक रीजन में है बट उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, इंडिया के अगर वेस्टर्न पार्ट्स में देखें, राजस्थान, गुजरात को देखें, तो वहाँ पे हम विंड और सोलर एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि इतनी अच्छे से डेवलप नहीं है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जिनको हम सर्वे कर चुके हैं, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी हम देख चुके हैं कि उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको उसको यूज नहीं कर पा रहे। यहाँ तो पोटेंशियल में क्योंकि पोटेंशियल है हम यूज करने की, बट कर नहीं पा रहे हैं। डेवलप्ड में वो रिसोर्सेज डेवलप्ड है, जैसे कि अगर हम बोले H2O वाटर को बनाना केमिकल फॉर्मूले से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, हमें पता है कैसे बनेगा, बट हम कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर स्टॉक, जो मटेरियल्स इन्वायरमेंट में है, इन स्टॉक के पास वो एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, बट लोगों के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है टू एक्सेस दिस। ठीक है, एंड दे आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। एग्जाम्पल वाटर, ये स्टॉक का एग्जाम्पल दिया मैंने भी। वाटर जो है एक कंपाउंड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का,
उसको एज हम रिच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। फिर रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, यानी कि जो स्टॉक है वो एक बड़ा आइटम है, उसके अंदर कहीं बीच में रिजर्व आता है, इस तरह से है। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नॉलेज बट हैज नॉट बीन स्टार्टेड, यानी कि हमारे पास वो है भी, क्वांटिटी क्वालिटी है उसकी, पता भी है कैसे यूज करना है, बट अभी हमने स्टार्ट नहीं कर रखा उसका यूज करना। Yes, river water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. What does water in dams, forest, etc. as a reserve which can be used in the future? The main चीज क्या है? What is the difference between reserves, stock, developed resources and potential resources? ये बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज, सबसे पहले रिजर्व देखते हैं। चलो, तो रिजर्व वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, हमें पता है वो कहाँ पर है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसको हम निकाल के यूज़ करेंगे, बट हम कर नहीं रहे, अभी स्टार्ट नहीं कर। जैसे कोल माइंस, पेट्रोलियम फील्ड्स, ठीक है, मिडिल ईस्ट में, या कोल माइंस जो झारखंड में है, ये सब। फिर स्टॉक, स्टॉक क्या है, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक रेफर्स टू रिसोर्सेज जो हमें पता है कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी या फिजिबिलिटी की वजह से उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे। जैसे कि हाइड्रोजन, जो सी वाटर में हाइड्रोजन है, हमें पता है कि वो है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें। फ्रोजन मीथेन हाइड्रेट्स ऑन द ओशन फ्लो, ये चीज़ हमें पता है, बट कैसे, नहीं पता कुछ भी, टेक्नोलॉजी या फिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए यूज़ नहीं कर पाए। रिसोर्स देखो, रिजर्व क्या है, हमें पता है कहाँ है, हम यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, बट थोड़ा ज़्यादा और उसको डेवलप करने की जरूरत है। जैसे कि सोलर एनर्जी हमें पता है कैसे यूज़ होती है, बट हर जगह इंडिया में नहीं होती अभी भी, ठीक है। स्टॉक क्या है, हमें पता है कहाँ है, बट कैसे करें, टेक्नोलॉजी एंड फिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज, उनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, सर्वे कर चुके हैं, रेडी टू यूज है, ठीक है, मतलब डेवलप्ड है कि भाई हमारे पास सब कुछ है, बस यूज करना भी स्टार्ट हम करेंगे, जैसे कि डैम्स बनाना, विंड फार्म्स बनाना, ठीक है। फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज, हमें पता है वो एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, बट करंटली उसको हम यूज नहीं कर रहे, मतलब दे होल्ड द पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट एज अ नेम सजेस्ट, जैसे कि सोलर एनर्जी डेजर्ट्स में, विंड एनर्जी, ठीक है। तो रिजर्व्स विच आर रेडी टू यूज नाउ, स्टॉक वी नो इट्स देयर बट कांट यूज येट, डेवलप्ड रिसोर्सेज आइडेंटिफाइड है, यूज भी हो रहे हैं, और पोटेंशियल रिसोर्सेज दे आर नॉन टू अस बट दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, ठीक है। Next is development of resources. So resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are the free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately. Again, free gifts of nature मानते हैं तो हम सोचते हैं यूज करते हैं, जो कभी खत्म तो होंगे ही नहीं, बट हो रहे हैं खत्म, राइट। तो this has led to the following major problems: depletion of resources for satisfying the greed of individuals. अब resources जो है वो सब लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए segments divide हो चुके हैं सोसाइटी में, हैव्स और हैव्स नॉट्स के, और रिच और पुअर के, और इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। तो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो चुके हैं वर्ल्ड में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो ये 3 पॉइंट कब लिखेंगे, क्वेश्चन ये आएगा कि भाई रिसोर्सेज को जब इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है तो कौन सी प्रॉब्लम एराइज हो रही है। तो ये 3 टाइप की प्रॉब्लम जो है बेसिकली एराइज हो रही है, ठीक है। Okay, so next is this: an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. ठीक है, तो जो रिसोर्सेज है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रिसोर्सेज जैसे भैया बताया ना, इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन है, आई मीन क्या बोलेंगे उसको, इन इक्वालिटी है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, कि हैव्स और हैव नॉट में सोसाइटी बढ़ चुकी है, पुअर और रिच में सोसाइटी बढ़ चुकी है, राइट। तो एज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ग्लोबल पीस। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे कि सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस हो, राइट। If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, our planet obviously is in danger. अगर यही चीज चलती रही तो काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो होने वाली है। तो therefore resource planning, अब रिसोर्स हम ये obviously we can't leave our planet in danger, तो रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो,
सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे तक काम आएगी। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise the needs of future generation। दो पॉइंट्स है, क्योंकि पहली बात तो हम इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे, दूसरी बात हम इस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हमें प्रेजेंट में भी डेवलपमेंट हो रही है और फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है ना वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट नहीं है क्या इसमें, ओके, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। अच्छा, ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट में बात करी ही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है बेसिकली वो उसके अंदर आई थी, ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो स्पेलिंग लिख देती हूँ, BRUT, जस्ट ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट, और फॉर्मली इसको हम बोलते हैं आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। वॉज पब्लिश्ड इन 1987, है क्या नीचे, ओके मैं बता देती हूँ। तो ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट, फॉर्मली इसको आर कॉमन फ्यूचर बोलते हैं, 1987 में ये पब्लिश करी थी। किसने पब्लिश करी थी, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED ने। एंड दिस कमीशन वॉज लेड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, जिनका पूरा नाम है ग्रो हार्लेम ब्रुकलैंड, तो इसलिए ब्रुकलैंड इसको बोल देते हैं। डेफिनेशन आई थी इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ग्लोबल चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करा था, इन सब पे फोकस था, ठीक है। नेक्स्ट इज Rio de Janeiro Earth Summit 1992. So in June 1992, more than 100 heads of states, 100 से ज़्यादा देशों के जो हेड है वो आए थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी जून 1992 में, और ये समिट जो थी क्यों करी गई थी, टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें ग्लोबल लेवल पे, इसको डिस्कस करने के लिए जो लीडर्स जो यहाँ पे असेंबल हुए थे उन्होंने फिर एक साइन किया था, एक रिपोर्ट, क्या थी वो, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो रियो कन्वेंशन जो है इट एंडोर्स दी global forest principles and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे जो लीडर्स इन्होंने कौन सी क्या साइन करा था, तो डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो यहाँ पे क्या हुआ था, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स आए थे और इन लोगों ने क्या किया था, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में। एजेंडा 21 बेसिकली एक्शन प्लान था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको हम ले, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट लिखा गया था इसके अंदर कि भाई कैसे ग्लोबल एक्शन हम कर सकते हैं, ग्लोबल चेंजेस कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को लीड करने के लिए, ठीक है। और ये नॉन बाइंडिंग था एंड it actually served as a framework for the governments कि वो voluntary actions ले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आई गया एजेंडा 21 या सो एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन था जो कि साइन किया था वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। इट एम्स, एजेंडा 21 एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक एजेंडा था टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो इसका था एजेंडा 21 का वो ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट को भी एजेंडा 21 को फॉलो करना चाहिए। बॉटम टू टॉप अप्रोच थी कि भाई लोकल गवर्नमेंट फॉलो करेगी, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करेगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करेगी, फिर ग्लोबल लेवल पे ये सब कुछ होगा तो ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। अब नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग, नेक्स्ट टॉपिक। तो प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो नेसेसरी है। रिसोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस तो है ही इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और हमें उनको अगली आने वाली जनरेशन के लिए सेव करने हैं। अब देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम रिसोर्सेज ऑब्वियसली। अब एक जगह ऐसी है इंडिया में जहाँ पे कोल मिल जाएगा बट वहाँ पे आप लोग जो है फार्मिंग अच्छे से नहीं कर सकते हैं, वाइस वर्सा। तो ये चीज़ तो होती है भाई, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं which are considered self sufficient in terms of availability of resources, और कुछ रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज है ही नहीं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो रिच है वाटर रिसोर्सेज में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इतनी नहीं है। तो एक रीजन किसी चीज़ में अच्छा है, किसी चीज़ में थोड़ी कम डेवलपमेंट है। वहाँ पे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी ज़्यादा है बट वाटर रिसोर्सेज इतने राजस्थान में नहीं है।
लद्दाख की बात करें तो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री, बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत मतलब कल्चरल के सेंस से बहुत अच्छा है लद्दाख में, बट वाटर रिसोर्सेज कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, वाइटल मिनरल्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें नेशनल, स्टेट, रीजन और लोकल लेवल। चलो ये तो नेचुरल चीज़ है कि एक रीजन में कौन सा रिसोर्स सबको मिल रहा है, बट आपको जो प्लानिंग है उन रिसोर्सेज को यूज करने की जो प्लानिंग है, ऐसा नहीं है कि भाई झारखंड में अगर ये सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो आप झारखंड को बहुत गंदा स्टेट बना दो, उसको एक्सप्लॉइट कर करके, और बाकी स्टेट अच्छे चल रहे हैं। नहीं, यू शुड एक्चुअली गो फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच टू यूज द रिसोर्सेज। तो एक बैलेंस्ड प्लानिंग एक्चुअली नेसेसरी है नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल पे, हर एक लेवल पे। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सबसे सबको पता ही है। बेसिकली ये 3 इसके स्टेप्स होते हैं रिसोर्स प्लानिंग करने के। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले सर्वे कर रहे हो, मैप बना रहे हो, क्वालिटी और क्वांटिटी देख रहे हो, एस्टिमेट्स बना रहे हो, मेजरमेंट्स कर रहे हो कि हमारे देश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, दूसरा, पहले ये तो पता लगे ना भाई, नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज तो पता हो पहले कि भाई रिसोर्सेज कौन सा कहाँ पर है। सेकेंड पॉइंट, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आप प्लानिंग बना रहे हो, टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी इसको यूज करने में, स्किल कौन, कैसे लोग चाहिए, कौन से लेबर्स चाहिए, कैसा इंस्टीट्यूशन हम बनाए जैसे कि हम इन रिसोर्स को जो है यूज कर सके इंडिया को डेवलप करने के लिए, राइट, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बना सके, तो प्लानिंग करते हैं सेकेंड में। फिर थर्ड में हम इन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को कहीं ना कहीं मैच करते हैं नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग। तो पहला, हम सर्वे वगैरह कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रिसोर्सेज है कहाँ कहाँ। दूसरा, हम इवॉल्व कर रहे हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर को जिसके अंदर भाई डेवलपमेंट प्लान्स होंगे। और फिर थर्ड, जो ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हमने यहाँ पे बनाए हैं उसको हम मैच कर रहे हैं किसके साथ, अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। इंडिया ने काफ़ी एफर्ट्स करे भी हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ भी था हमारा इंडिपेंडेंस के बाद। पॉलिटी में पढ़ते हैं इसको हम कि भाई हमने प्लान्स बनाए थे, 5 ईयर प्लान्स बनाए थे। ठीक है, when was the first 5 year plan launched in India and how many 5 year plans were there? ये एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भाई 1951 में हमारा आया था एग्रीकल्चर के लिए। सेकंड जो आपका आया था वो इंडस्ट्रीज पे फोकस करने के लिए आया था। तो इंडिया इनिशियली प्लान फॉर 12 5 ईयर प्लान्स, लेकिन जो 12th 5 ईयर प्लान था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था अंटिल 2017। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया के तो ये सब छोड़ो कहाँ तक एक्सपैंड किया गया था नहीं, बट सिंपल सी बात ये है कि हमारे 12 5 ईयर प्लान जो है आज तक आए हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। ऑब्वियसली एक रीजन में रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आप डेवलप करोगे तो रीजन डेवलप होगा, सिंपल सी बात है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ corresponding changes in technology and institutions may hinder development, right? There are many regions in a country that are rich in resources, but they are economically backward regions. On the contrary, there are some regions in which resource बकवास है लेकिन economically developed है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, can you name some resource rich but economically backward regions and some resource poor but economically developed regions? Give reasons for such a situation. सोचो जरा, काफी सारे रीजन्स हैं भाई इस टाइप के। जैसे अगर हम बात करें अफ्रीका की, सब सहारन अफ्रीका, जिसके अंदर आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, एंगोला, ये सारी जो कंट्रीज आती हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज यहाँ पर हैं बट बैकवर्डनेस है। क्यों? पुअर गवर्नेंस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिसमैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। फिर हम वेनेजुएला की बात करें, ऑयल रिसोर्सेज में बहुत रिच देश है वो, ठीक है, लेकिन वही इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये कौन सी जगह है? ये वो है जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अब बात करते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज है ही नहीं, ना बराबर है, बट इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। सबसे पहला नाम ये सुनते ही आता है जापान का। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है यहाँ पे, रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट ही करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से, ह्यूमन कैपिटल की वजह से, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत डेवलप्ड है। सिमिलरली सिंगापुर, रिसोर्सेज तो है ही नहीं, लोकेशन इतनी अच्छी है, सर्विसेज पे काम करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी है। सिमिलरली साउथ कोरिया। ठीक है, और इंडिया में है क्या ऐसा कुछ? ऐसे कोई रीजन्स इंडिया में? इंडिया में भी है, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें भाई, अगर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है बट बैकवर्ड रीजन तो है ही। नक्सलिज्म कितना है वहाँ पे, रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रही है। झारखंड की बात कर लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे है, कहाँ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ओडिशा की बात हो जाए, ठीक है। फिर अगर हम देखें इसका अपोजिट केस, भाई रिसोर्सेज है ही नहीं बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, तो दिल्ली हो गया। रिसोर्सेज कहाँ है बट डेवलप्ड है,
कैपिटल है भाई, इंडिया की नेशनल कैपिटल। तमिलनाडु की बात हो गई, रिसोर्सेज नहीं है, बट कितना ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की सेंस में, एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है वहाँ पर। गुजरात की बात हो गई, रिसोर्सेज वहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू ओडिशा या झारखंड, बट फिर भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है उधर। महाराष्ट्र हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ से बिगिन करते हैं। क्या है? द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources and colonies were the main attractions for foreign invaders. Obviously, जब बाहर से लोग आते थे एक देश में कब्जा करने, उसको अपनी कॉलोनी बनाने, तो क्या देखते थे वहाँ पे? रिसोर्स बेस देखते थे कि उस देश में कितना रिसोर्स है। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing country that helped them to exploit resources of other regions, establish their supremacy over their colonies. जो colonizers थे देख रहे हैं कि भाई इस रीजन में रिसोर्सेज हैं तो वहाँ चल दिए, अपनी टेक्नोलॉजी लगाई और वहाँ पे काम करा, ठीक है। तो देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। अब ये एग्जांपल्स दिखाए हैं मैंने आपको, तो इसके बेस पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो है इट कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technological development and institutional changes। यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी थी ही नहीं रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, इसलिए इंडिया पहले जो क्या था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में आता था। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज किया, इंडिया को डेवलप किया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई रिसोर्सेज को आप डेवलप कब तभी कर सकते हो जब आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और अपने देश में आप इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कर रहे हो। इंडिया हैज एक्सपीरियंस ये सब जब हम ब्रिटिश राज के अंडर थे। देयरफॉर इन इंडिया जो डेवलपमेंट अगर हम देखें इन जनरल अगर देखते हैं तो रिसोर्स डेवलपमेंट पर्टिकुलर इट डजंट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है भाई रिसोर्सेज ज़्यादा है तो इसलिए इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, नहीं, टेक्नोलॉजी में हम डेवलप कर रहे हैं इसलिए हमारे रिसोर्सेज को हम यूज़ कर पा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स की क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन से, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, जो ब्रिटिश लोग थे उनकी काफ़ी ज़्यादा देन है भारत को कहीं ना कहीं। ट्रेन की अगर आप बात करें, पोस्टल सिस्टम की अगर आप बात करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर वाइटल, इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, लेकिन अगर आप उनका इरेशनल कंजप्शन कर रहे हो, जुडिशियली यूज नहीं कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो उससे सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स का कंजर्वेशन जरूरी है ही वेरियस लेवल्स पे, ठीक है। तो जैसे गांधी जी ने बोला था भाई रिसोर्सेज को हमें सेव करना चाहिए, उन्होंने एक कोट भी दी थी बहुत फेमस है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी कि इंडिया में या वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हर एक इंसान की नीड को फुलफिल कर सकें, बट इतने कम रिसोर्सेज हैं कि वो हर एक इंसान की ग्रीड को, लालच को फुलफिल कर सकें। उन्होंने जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं उनको बोला कि एक तो उन्होंने क्या बोला महात्मा गांधी ने, जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है, इन दोनों की वजह से हमारे जो रिसोर्स है उनका डिप्लीशन हो रहा है। और जो ये महात्मा गांधी है, ही वाज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन। वो ये चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो कि मास प्रोडक्शन, मतलब महात्मा गांधी जो है मास प्रोडक्शन को फेवर नहीं करते थे, ही फेवर्ड प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर मास प्रोडक्शन करें जिससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, डेवलपमेंट में होगी। और जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन है, उसको महात्मा गांधी फेवर नहीं करते थे, ठीक है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चैप्टर तो काफ़ी रहता है ऑब्वियसली, यहाँ से बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो इस वीडियो के लिए दिस इज इनफ, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में ही कराती हूँ, एक एक लाइन एक एक वर्ड एंड एक्स्ट्रा भी, सो दिस इज इनफ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।